नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और उस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे से संबंधित एमसीक्यू। इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन है 1995 से लेकर 2019 तक के। और किस परीक्षा में पूछे गया सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गया सवाल है। और आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवर्तनी के। इसका यह सेट 2 है, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे एमसीक्यू का सेट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। 2004 में सवाल पूछा गया। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 देखते हैं हम। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सेवारत यानी जो अभी वर्किंग में है। और तीसरा है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ पे है केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो एनएचआरसी है उसके अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो वो है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इनके अध्यक्ष बन सकते हैं इस आयोग के। आंसर है इसका सी। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर इसको बोलेंगे, और गृह मंत्री, दोनों सदन के विपक्षी दल के प्रमुख तथा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आंसर है इसका सी। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। अगला सवाल है अग्रता अधिपत्र वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम, ठीक है, 2004 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है यहाँ पे 4। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य और राज्यसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। और ज्यादातर इन प्रश्नों में जो अगले ऑप्शन जो रहते हैं वो इन्हीं 4 चीजों के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछेगा भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, फिर दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और संसद सदस्य और राज्यसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। तो इन चारों का क्रम ही आगे पीछे किया गया होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें इस प्रश्न का उत्तर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे इस प्रकार ये है क्रम है इनका, वरीयता क्रम जिसको बोलेंगे हिंदी में। पहले आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर इस प्रकार यहाँ पे ये चलते हैं। इसका वरीयता क्रम चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 चीजें दी गई है जिसके अंतर्गत ही ये प्रश्न घूमेगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और चौथे हैं यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ये 4 चीजों के अंतर्गत ये ऑप्शन घूम रहे हैं। ठीक है। जैसे हम दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य। और तीसरे में भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और संसद सदस्य। फिर चौथे में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा उपाध्यक्ष और संसद सदस्य। तो इन 4 के ही अंतर्गत ये ऑप्शन घूम रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वरीयता के अनुसार वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले। तो यहाँ पे देखते हैं बी वाले ऑप्शन में हमको दिख रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पे है। अगले आएंगे यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। फिर चौथे में है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चौथे में संसद सदस्य। ठीक है। तो ये क्रम हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। वरीयता के अनुसार इसका क्रम इसका जो आंसर हो जाएगा इसका बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, और यहाँ पे संसद सदस्य।
ठीक है, तो ये 4 के अंतर्गत ऑप्शन थे जो कि इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है 2005 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे इस प्रश्न में एक बात याद रखना है कि ये 2005 में पूछा गया था, उसके संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये इसके जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, 2005 में जब ये पूछा गया था तो ये कथन यहाँ पे गलत था, लेकिन वर्तमान में ये सही है। ठीक है, वर्तमान में सही है। तो हम सही अभी वर्तमान के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। भारत में 25 उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि 6 उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र एक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे है राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्या ये है? बिल्कुल, दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है अभी वर्तमान के अनुसार। ठीक है, यदि 2005 के अनुसार देखें तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत था। ठीक है, तो यदि हम वर्तमान के अनुसार देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसका सी। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन उस समय के अनुसार ऑप्शन इसका ए था, लेकिन वर्तमान के अनुसार ऑप्शन इसका है सी। 1, 2, 3 सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है और इन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पर है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में ही एक उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2005 में ये सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताने हैं। कथन है पहला, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो क्या ऐसा है? संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, ऐसा कर सकती है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, विस्तारित कर सकती है। दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है हम देख लेते। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दोनों, नहीं एक नहीं दो। तो केवल दूसरा सही आंसर हो जाएगा इसका बी। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 138(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ सूची के विषयों पर उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान करती है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार किसी करार के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 2006 में सवाल पूछा गया है, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए, इससे संबंधित कूट के अनुसार यहाँ पे उत्तर देना है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है और यहाँ पे कारण है इसका, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कथन जो है पहला, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। और कारण क्या है? भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, तो ये कारण यहाँ पे सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसके अंतर्गत कूट हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो आगे हम पढ़ने की जरूरत नहीं। ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। ए सही है? नहीं, ए यहाँ पे गलत है हमारा। ठीक है, ये गलत है। चौथा है आर, आर सही है, ये गलत है। तो ये गलत है आर, परंतु आर सही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। देश में कुल वर्तमान में भी 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25। उस समय सवाल आया था तब ये 2006 में 21 थे, अभी वर्तमान में है 25। जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वो यहाँ पे 6 है टोटल। ठीक है, 6 उच्च न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरा है बम्बई
उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव के अंतर्गत है। और कलकत्ता के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल के अंतर्गत है केरल और लक्षद्वीप। मद्रास के अंतर्गत है तमिलनाडु और पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, ये अधिकार क्षेत्र इनके हैं। तो 6 ऐसे उच्च न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? 2006 में सवाल पूछा गया है। M हिदायतुल्लाह, AM अहमदी, AS आनंद या फिर PN भगवती। तो PIL जब लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। आंसर है इसका डी, PN भगवती। जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। इनके कार्यकाल में ही लोकहित मुकदमा भारत में लाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही है हमको बताने हैं। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है वह उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता? तो यहाँ पर सिर्फ उच्चतम न्यायालय नहीं है, ये उच्च न्यायालय भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। तब ये कथन पूरा सही था, लेकिन यहाँ कथन ये गलत हो गया। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय भी है। अगला है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो यहाँ पे ये 5 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 10 कम से कम 10 वर्ष है। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना वहां पे आवश्यक है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। तो केवल कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, नहीं एक नहीं दो, दोनों कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन गलत है, असत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 220 के अनुसार जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के पद से पदमुक्त होता है वह भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पर ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ उच्च न्यायालय दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सॉरी उच्चतम न्यायालय बस दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय भी इसमें सम्मिलित है। उसके अतिरिक्त ये किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत, आंसर इसका डी। अगला सवाल है, 2007 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। कथन यहाँ पे 2 दिए गए हैं, कथन हम देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। अगला है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो देखिए, पिछले सवाल में ही हमने इसका उत्तर जाना है, मतलब इस कथन की वैधता हमने जानी है, तो ऐसा गलत है। ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये कार्य कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में कोई यदि न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होता है तो ये कथन गलत है। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने देखा। और जो पहला कथन है यहाँ पे, तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इसका ए, अनुच्छेद